बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 हिस्ट्री का और इसी के तहत आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले जो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उसमें हमने फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे जर्मनी के तानाशाह हिटलर और उनकी विचारधारा नाज़ीवाद के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेलमुट की कहानी के साथ, जो कि हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है। तो बच्चों इस हेलमुट की कहानी को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जर्मनी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे विश्व का मानचित्र दिया गया है जिसमें 7 महाद्वीप को दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एशिया महाद्वीप है, ये जो स्थिति देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ ये यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आगे हम हिटलर के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को भी देखेंगे, यानी जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जो संबंध होता है तो उसमें ये हमारे काम आएगा कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। अभी तो हम देख रहे हैं जर्मनी की स्थिति। तो यहाँ ये यूरोप महाद्वीप के अंदर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रेड कलर में जो दिखाया गया है ये है जर्मनी। और देखते हैं यहाँ बिल्कुल ये यूरोप का महाद्वीप दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जर्मनी है और जर्मनी की सीमाएं मिली हुई हैं ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के साथ। पूर्व में आप देख पा रहे हैं ये रूस के साम्राज्य के साथ इनकी सीमाएं मिली हुई हैं। यहाँ पश्चिम साइड में आप देख पा रहे हैं ये फ्रांस के साथ, ऊपर ये ब्रिटेन है और यहाँ पे ये सर्बिया बुल्गारिया इस तरह से। ठीक है, तो जर्मनी कहाँ स्थित है? जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। हम अध्ययन करेंगे हिटलर का। तो सबसे पहले देख लीजिए ये हिटलर हैं जो कि जर्मनी को विश्व में एक प्रमुख महाशक्ति बनाना चाहते थे। संपूर्ण यूरोप को जीत करके जर्मनी के साम्राज्य के अंतर्गत करना चाहते थे। संपूर्ण जो यूरोप था उसको जीतना चाहते थे। और ये देख पा रहे हैं आप नाज़ीवादी पार्टी, तो उनका जो फ्लैग था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब हम शुरू करते हैं हेलमुट, जो कि एक प्यारा सा जर्मन बच्चा होता है, उसकी कहानी के साथ। तो 1945 के बसंत का समय चल रहा है। हाँ, कंफ्यूज मत होइए। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो मैडम ने बताया हिटलर की कहानी सुनाएंगे और अभी हेलमुट की कहानी सुनाने लगे। तो ये जो बच्चा है हेलमुट, तो इसकी कहानी हिटलर की कहानी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो हेलमुट क्या होता है? एक 11 साल का जर्मन बच्चा होता है। ठीक है, 1945 बसंत का दिन होता है, अपनी चारपाई पे सो रहा होता है आराम से। तभी उसे क्या है, खुसर पुसर की आवाज़ सुनाई देती है। तो बच्चों की जिज्ञासा होती है कि क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। तो वो भी कान लगा करके सुनने की कोशिश करता है। तो उसके मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी अस्पष्ट आवाज़ होती है, बट कुछ जो सुनाई देता है बच्चे को वो ये होता है कि जो इसके पापा होते हैं, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं जर्मनी के, हेलमुट के पापा, तो वो उनकी मम्मी से कह रहे होते हैं कि हमें पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं और जिससे जो मित्र देश हैं वो हमसे इस हार का बदला लेंगे। मतलब जो मित्र देश हैं वो हमने जो हत्याएं की हैं, किसकी हत्याएं की हैं? यहूदियों की हत्याएं की हैं, साथ ही जो विकलांगों की हत्याएं की हैं उसका बदला लेंगे। तो अब हेलमुट, क्या आपके भी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये किसका बदला लेने की बात की जा रही है? ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम। थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो जाता है मित्र राष्ट्रों से, और मित्र राष्ट्र से पराजित होने के बाद जो हिटलर है, हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। साथ ही में जो ये जो बच्चा आप देख पा रहे हैं हेलमुट, इसके जैसे अनेक बच्चों के जो पिता होते हैं, जो कि नाज़ीवादी पार्टी के सैनिक होते हैं, वो सब लोग इसी मनोस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि हमने बहुत सारा अत्याचार किया है यहूदियों के ऊपर, हमने बहुत गलत काम किए हैं। अब चूँकि हम हार गए हैं तो जो जीतने वाले देश हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, वो हमसे बदला लेंगे। ठीक है, तो इस मानसिकता से वो गुजर रहे होते हैं और वो अपनी बीवी को कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ क्यों ना हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो हेलमुट बच्चा होता है, वो समझ नहीं पाता है। चलो कोई बात नहीं, बात आई गई हो जाती है। अगले दिन क्या होता है, जो हेलमुट के फादर होते हैं वो उसे गार्डन में लेके जाते हैं। पास में एक बगीचा होता है। दोनों जो पिता पुत्र होते हैं हंसते हैं, खेलते हैं, गाने गाते हैं। मतलब अच्छा दिन निकलता है कुल मिलाकर के। अगले दिन भी निकल जाता है, कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन खबर आती है घर पर कि जो हेलमुट के फादर हैं उन्होंने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली।
ठीक है। तो ये खबर सुन करके जो हेलमुट, जो बेचारा बच्चा होता है, 10-11 साल के बच्चे में कितना दिमाग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जो उसके फादर के जो रक्त से सने हुए जो कपड़े थे उनको भी घर में बनी हुई अंगीठी में ही जलाया जाता है, यानी चोरी छुप के उनको जो भी है उनका कपड़ों का निस्तारण किया जाता है। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आगे के 9 सालों तक हेलमुट इतना डर गया कि उसने अपने घर पर खाना भी नहीं खाया। तो आप सोच रहे होंगे कि उसको कोई तकलीफ़ हो गई थी जो उसने खाना नहीं खाया या क्या हुआ। तो उसके इतना मानसिक डर बढ़ गया था, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा की बातें सुन ली थी कि पूरे परिवार को ही मर जाना चाहिए। तो उसे ये डर हो गया कि कहीं मेरी माता मुझे खाने में जहर मिलाकर नहीं दे दे। तो इसी डर की वजह से इस बच्चे ने खाना नहीं खाया। अब कहानी सुनाने का उद्देश्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप ये जान पाओ कि जर्मनी उस वक्त किस दौर से गुजर रहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हार हो गई थी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? आप यूँ समझ लीजिए कि जब हम कोई फिल्म शुरू करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में कई बार क्या होता है, जो क्लाइमैक्स होता है, जो सबसे लास्ट में आना चाहिए, वो सबसे पहले दिखा दिया जाता है कि किस तरह से एक जो हीरो होता है वो अमीर बन जाता है, और फिर वो हीरो अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाता है कि मैंने ये दुख झेला, मेरे साथ ये हुआ। तो इस तरह से समझ लीजिए कि इसमें हमें जो स्टोरी के लास्ट में जो अंत है वो पहले दिखाया गया है, यानी हिटलर का, नाज़ीवाद का जो अंत होता है उसको पहले दिखाया गया है, और फिर आपको बताया जाएगा कि हिटलर क्या था, नाज़ीवाद क्या था और उनके साथ क्या हुआ। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? तो हेलमुट एक छोटा बच्चा, और शायद हेलमुट नहीं समझ पाया, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि जो हेलमुट के फादर थे वो नाज़ीवाद या जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उसके मुख्य सैनिक थे। और हिटलर क्या था? हिटलर तानाशाह था जर्मनी का। वो पूरे जर्मनी को क्या बनाना चाहता था? विश्व विजेता बनाना चाहता था, एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाना चाहता था और यूरोप को जीतना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा के साथ उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा था। और किस पर आक्रमण किया था? उसने अपने पड़ोसी देश, अभी दिखाया था आपको जर्मनी का जो लोकेशन थी, तो उसने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर आक्रमण किया था। और पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। लेकिन इस दूसरे विश्व युद्ध में कुछ ऐसे गणित बैठे, क्योंकि अमेरिका जो कि एक महत्वपूर्ण महाशक्ति था उसका भी इस युद्ध में प्रवेश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी की पराजय हो जाती है। और जर्मनी की पराजय हो जाने के बाद क्या होता है? जर्मनी के ऊपर जो विश्व समुदाय है उस पे द्वारा कार्रवाई करने का भय व्याप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, और जो नाज़ीवादी पार्टी के जो सैनिक थे, जो नाज़ीवादी पार्टी के सैनिक थे, उनके द्वारा हेलमुट के फादर की तरह ही आत्महत्या कर ली जाती है, या कई लोग पकड़ लिए जाते हैं। तो एक मैंने समरी फॉर्म में आपको बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलो अब आराम से पढ़ते हैं। ये हमने कर ही लिया कि उसके फादर जाने माने चिकित्सक थे। वो अपनी माता से बातें कर रहे होते हैं कि मित्र राष्ट्र हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे कि हमने यहूदी और अपाइजों के साथ किया था। तो हम आगे वाले वीडियो में इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे कि यहूदियों के ऊपर क्यों अत्याचार किए थे आखिर हिटलर ने, क्योंकि हिटलर क्या बनाना चाहते थे? जर्मन को महाशक्ति बनाना चाहते थे। इसलिए वो जर्मनी में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना चाहते थे जो कि जर्मन आर्य वंश से संबंधित हो, यानी शुद्ध नस्ल वाले हों। तो बाकी के जो थे यहूदी वगैरह, उनका उन्होंने नरसंहार किया था बड़े पैमाने पर, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है और हेलमुट को गहरा सदमा लगता है। वही बताया गया है, हेलमुट के पिता नाज़ी थे, एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। और नाज़ीवाद क्या है? अब आपके बार बार ये मन में आ रहा होगा कि नाज़ीवाद क्या है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम कई विचारधारा पढ़ चुके हैं। समाजवाद पढ़ चुके हैं, पूंजीवाद पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हमने रेडिकल भी देखा था, गांधीवाद का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो ये क्या है? एक विचारधारा है। जहाँ पर वाद लग जाता है किसी शब्द के पीछे तो इसका मतलब होता है विचारधारा। तो नाज़ीवाद क्या थी? हिटलर की विचारधारा थी। हिटलर ने विश्व के प्रति जो सोच रखी, जो उसकी विचारधारा थी, उसी का ही नाम क्या था? नाज़ीवाद। हिटलर की दुनिया और राजनीति के संबंध में जो विचारधारा थी वो ही क्या कहलाई? वो ही नाज़ीवाद कहलाई। तो हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध में, अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, आप इतना समझ लो, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से लेकर 1918 में लड़ा गया था।
अब ये जो विश्व युद्ध लड़ा गया था ये 2 खेमों में लड़ा गया था, इसमें 2 गुट थे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि एक गुट में जर्मनी था और जर्मनी हार जाता है। जब जर्मनी हारता है तो उसके ऊपर कठोर शर्तें लगाई जाती हैं जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा। ये इतनी कठोर शर्तें होती हैं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था, क्या पूरा जर्मनी ये तहस नहस हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय होता है जो जर्मनी को शक्ति के शिखर तक पहुंचाता है। लेकिन उसकी जो अति महत्वाकांक्षा होती है, साम्राज्य विस्तार की जो अति महत्वाकांक्षा, वो उसे लेकर डूब बैठती है, क्योंकि हिटलर की वजह से, उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से दूसरा विश्व युद्ध होता है और दूसरे विश्व युद्ध में वही परिणाम निकलता है। प्रथम विश्व युद्ध की तरह जर्मनी हार जाता है और हारने के बाद ये स्थिति होती है। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। अभी चूंकि हमने स्टोरी उल्टा शुरू की है, जैसा कि मैंने बताया क्लाइमैक्स से शुरू की है, तो सबसे पहले हमने देखा कि आत्महत्या कर ली जाती है हेलमुट के पिता के द्वारा। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि जो आत्महत्या की गई थी, कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। तो सबसे पहले हम उस कारण को ही देखते हैं कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कैसे था, क्या था उसमें और जर्मनी क्यों हारा। तो चलिए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टोरी के थ्रू बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी और जर्मनी के ऊपर एक कठोर संधि लाद दी गई थी। उस संधि का नाम था वर्साई की संधि और ये कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। इस संधि की कठोर शर्तों को हम दूसरे वीडियो के तहत पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म होता है। तो अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ कुछ ज्यादती हो गई थी, मित्र राष्ट्रों ने कुछ ज़्यादा ही कठोर उसके ऊपर संधि थोप दी थी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और जर्मनी के जो नागरिक थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था इस चीज़ को लेकर के। और जो हिटलर है उसने इस गुस्से को जो उनके अंदर भी गुस्सा था और इन्होंने इस गुस्से को जोड़ करके पूरी जो जर्मन जनता थी उसको नेतृत्व प्रदान किया और वहाँ के तानाशाह बने। अब आगे की कहानी देखो। 1 सितंबर 1939 को हिटलर के द्वारा, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है और उसी के साथ ही विश्व युद्ध छिड़ जाता है। अब आपके मन में ये बात आएगी कि हिटलर ने तो सिर्फ पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो विश्व युद्ध कहाँ से आ गया, मतलब पूरा विश्व कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया, पूरा विश्व इसमें कैसे शामिल हो गया? तो वो इसलिए हो गया क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ने पहले कोई संधि कर रखी थी पोलैंड के साथ और उस संधि के तहत पोलैंड पर कभी खतरा होएगा तो जो ये ब्रिटेन है और फ्रांस है ये पोलैंड की साइड से लड़ेंगे। तो वही होता है, पूरा जो विश्व है वो 2 गुटों में बढ़ जाता है। यहाँ मैंने सबके फ्लैग लिए हैं जो थोड़ा आप इसको अच्छे से याद कर पाएँ आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए जो मित्र राष्ट्र हैं ये लगभग वही हैं जो पहले विश्व युद्ध के दौरान थे, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। अमेरिका लास्ट में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धुरी राष्ट्र हैं। धुरी राष्ट्र वही हैं, जापान है, जर्मनी है और इटली है। तो ये दोनों 2 खेमे बटे हुए होते हैं इनके, और जिसमें हमने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ यहाँ पे 1941 में शामिल होता है। यहाँ धुरी राष्ट्र में गलत टाइप हो गया है, सोवियत संघ यहाँ नहीं आएगा। सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के तहत था। धुरी राष्ट्रों में सिर्फ 3 धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान। आगे देखिए बच्चों, युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बनता है? मेन कारण हमने देख लिया कि वर्साई की संधि के कारण जो जनता में असंतोष होता है उसके कारण हिटलर का जन्म होता है ना। कहा भी तो जाता है हिटलर पैदा नहीं हुआ था, हिटलर को परिस्थितियों ने बनाया था। और परिस्थितियां कैसी थी वर्साई की संधि के बाद? आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से कि किस तरह से जर्मनी की आर्थिक राजनीतिक हालत बहुत खराब हो जाती है। तो हिटलर का जन्म होता है और जो हिटलर की महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो बदला लेने की प्रवृत्ति थी कि जर्मनी के साथ इतनी कठोर संधि हुई, अब जर्मनी उसका बदला लेगा। पहली विश्व युद्ध में जो कठोर संधि हुई जर्मनी के द्वारा, अब उसका बदला लिया जाएगा। तो जो ये महत्वाकांक्षा होती है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जो तत्कालिक कारण क्या था कि पूरा विश्व ही इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो हमने देखा कि जर्मनी पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर देता है और इसी के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध होता है। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है? अब देखो, ये वो बात है जिसका जिक्र कर रहे थे हेलमुट के फादर कि वो हमसे बदला लेंगे क्योंकि हमने यहूदियों का और विकलांगों का नरसंहार किया है। यहाँ पे मतलब एक एक चीज़ आप समझते चलिए। पहले वीडियो को आप एक बार देखेंगे आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, हिटलर के साथ फिर हेलमुट आ गया, फिर प्रथम विश्व युद्ध भी आ गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी आ गया। लेकिन आप जब बार बार देखेंगे उसके फिर आगे वाले जब और वीडियो में डालूंगी इसी चैप्टर के, ठीक है, कुल 10 है इसके वीडियो, तो फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, पूरी जो विश्व हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने क्या किया, एक और तो युद्ध लड़ रहा है, दूसरी ओर अपने देश के अंदर क्या कर रखा था, उन्होंने नरसंहार कर रखा था बहुत बड़े पैमाने पर। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हिटलर की सोच कुछ ऐसी हो गई थी, जब ये वर्साई की संधि ला दी गई तो हिटलर की सोच कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें जर्मनी को सशक्त राष्ट्र बनाना है, शक्तिशाली देश बनाना है, तो जर्मनी में सिर्फ ऐसे ही लोग होंगे जो कि योग्य होंगे। और इसके लिए उन्होंने योग्य माना नार्डिक आर्य को, जो कि जर्मनों की एक नस्ल थी नार्डिक आर्य, उसको सबसे सुयोग्य माना। और उसके अलावा जो यहूदी थे, क्योंकि यहूदियों के प्रति जो ईसाई हैं उनके मन में परंपरागत रूप से ही घृणा थी, क्योंकि उनके अनुसार ईसा मसीह को किसने मारा था, यहूदियों ने मारा था। तो पूरे विश्व में यहूदियों के खिलाफ थोड़ा माहौल था, तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी में, पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, बड़े पैमाने पर इन यहूदियों का, और जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग थे, चाहे वो जर्मन ही क्यों ना हो, तो उनको भी इन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। तो शुरुआत में तो इन्होंने ये बात छिपा ली थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी हारा, पूरे विश्व को पता चल गया कि जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था। ठीक है, ये देखो, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने व्यापक जनसंहार किया, जिसमें यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोग, जिसमें कौन थे, यहूदी थे, और इसके अलावा जिप्सी कौन होते थे, यूरोप का एक खानाबदोश समुदाय था। ठीक है, तो जिप्सी समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। पोलैंड के नागरिक भी थे, यहूदी 60 लाख थे, जिप्सी 2 लाख, पोलैंड 10 लाख, लाखों में संख्या थी। तो इतनी संख्या में लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। इसके साथ ही जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए हुए 70,000 नागरिक थे, उनको भी किसके द्वारा, जो नाजीवादी पार्टी थी उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया हिटलर के आदेशों के बाद। तो युद्ध में ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये है उसी वक्त इटली में मुसोलिनी थे, तानाशाह, ठीक है, और जर्मनी में हिटलर थे। तो युद्ध में स्थिति कमज़ोर पड़ती देख करके हिटलर को पता चल गया कि अब हम हारेंगे, हारने के अलावा कुछ अब बचा नहीं है। तो हिटलर को ये भी पता था कि मैं कितने ख़राब काम कर चुका हूँ, या मैं कितनी अति पार कर चुका हूँ, तो मुझे मित्र राष्ट्र पकड़ करके कुछ दंड दें। उससे पहले ये क्या करते हैं, अपने इनके प्रचार मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है ग्योबल्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों पिक्चर, ये हैं प्रचार मंत्री ग्योबल्स, जिन्होंने कि नाज़ीवाद के विचारों का प्रचार किया, पूरी जर्मनी की जनता को नाज़ीवादी रंग में जो रंगा था वो प्रचार मंत्री ग्योबल्स। तो ये दोनों मिलकर के आत्महत्या कर लेते हैं पूरे परिवार के साथ, अप्रैल में कर लेते हैं। और कहाँ कर लेते हैं, बर्लिन में एक बंकर के अंदर। आगे हम देखेंगे बंकर क्या होते थे, जिसमें सेना के जो सिपाही होते थे वो रहते थे, लड़ाई करते थे, तो वहाँ पर ये आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर वही होता है, मई 1945 में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जर्मनी मित्र राष्ट्र हमने देख ही लिए कौन कौन थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, रूस था। तो इनके सामने जो जर्मनी है वो आत्मसमर्पण कर देता है। और जैसा कि सोचा गया था पहले ही, युद्ध समाप्ति पर न्यूरेमबर्ग कहाँ पर है, जर्मनी में ही है। तो न्यूरेमबर्ग में एक अदालत स्थापित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत, और वहाँ पर इन जो नाज़ीवादी पार्टी के सदस्य थे और ये लोग जो कि इस सामूहिक हत्याकांड में शामिल थे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, तो इनमें शांति, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध में किए गए अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जाता है। और जो सज़ा मिलती है, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सज़ा इतनी कम दी जाती है इनको, कि इन्होंने जो गुनाह किए ना, उसके मामले में 1/3 भी नहीं है वो सज़ा। क्या सज़ा दी जाती है कि इनके सिर्फ जो 11 लोग होते हैं उनको ही मृत्युदंड दिया जाता है, और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनको क्या सज़ा दी जाती है, उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब मैम बता रही हैं कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा लाखों में सामूहिक रूप से जनसंहार करवाया, इसके अलावा साम्राज्यवादी नीति के तहत पोलैंड पर भी आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना, तो इतना जब उसने किया तो उसके खिलाफ ज़्यादा कड़ी सज़ा क्यों नहीं दी गई? तो प्यारे बच्चों, इसका कारण वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रथम विश्व युद्ध। कैसे? क्योंकि मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध ने ही एक तरह से ये समझ लो हिटलर को जन्म दिया। क्योंकि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जब चल रहा था तब हिटलर सेना में था, सेना में शामिल हुआ। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हार गया, ठीक है, हार गया, कोई बात नहीं थी, हार गया, हार जाते हैं, देश युद्ध करते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी शर्तें आप लगा सकते थे, कोई थोड़ा मोड़ा जुर्माना लगा सकते थे। लेकिन वर्साई की संधि के तहत 1919 में इतने कठोर प्रतिबंध लगाए गए जर्मनी के ऊपर, उसकी राजनीतिक कई क्षेत्र छीन लिए गए,
भौगोलिक क्षेत्र छीन लिए गए, साथ में खनिज भंडार वगैरह कर लिए गए कब्जे में। इसके अलावा आर्थिक जुर्माना भी बहुत ज़्यादा लगाया गया था, युद्ध का जुर्माना सारा जर्मनी से वसूला गया। तो इनके कारण जो पूरा जर्मनी तहस नहस हो गया था, और इसके कारण तो फिर जनता में आक्रोश पनपा, और तभी फिर हिटलर के ऊपर आक्रोश पनपा कि ये वाइमर, उस वक्त जो सरकार चल रही थी वाइमर गणराज्य, तो हिटलर के मन में आक्रोश पनपा कि ये वाइमर गणराज्य तो हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा, जर्मनी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा। और फिर हिटलर पावर में आता है, फिर हिटलर बनता है जर्मनी का तानाशाह, और जर्मनी का तानाशाह बना करके वो धीरे धीरे जर्मनी को उबारता है, उसका सशक्तिकरण करता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने गलत क्या किया, उसने अति महत्वाकांक्षा पाली, खुद के राष्ट्र में जनसंहार करवाया, इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो कहीं ना कहीं जो जन समुदाय था, वैश्विक जन समुदाय, उसके दिमाग में ये बात थी कि पहले विश्व युद्ध में तो हमने जर्मनी के ऊपर कठोर संधि थोप दी थी, इसके कारण आज ये हाल हुआ। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी पे वैसे ही कोई संधि थोप देंगे तो फिर आगे विश्व के लिए ठीक नहीं रहेगा। बस उसी प्रथम विश्व युद्ध को माइंड में रख करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी के युद्ध बंदी थे, जो नात्सीवादी पार्टी के जो सैनिक थे, जो कि युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, उन लोगों को कम सजा दी गई, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। फिल्मी स्टोरी की तरह जैसे होता है, क्लाइमैक्स सबसे पहले बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो हिटलर का पतन हो जाता है, नात्सीवाद का जो पतन हो जाता है, वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने देखा कि पतन क्यों हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए। फिर हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारे, साथ में जनसंहार किया। फिर हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या बना, प्रथम विश्व युद्ध था कहीं ना कहीं। तो हमने कुछ मिला के सीक्वेंस में चीज़ों को देखा। अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे इसी को। इससे बाद जो प्रथम विश्व युद्ध है, वहाँ से जो प्रारंभिक स्टोरी है, मूल जो स्टोरी है कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध होता है, कैसे जर्मनी हारता है, कैसे जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना होती है, पहले तो राजशाही का शासन होता है। तो फिर हम वहाँ सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़ेंगे, और फिर जो ये चीज़ें अभी डिस्कस की है ना, ये दोबारा आएंगी फिर लास्ट में जब अंत होता है हिटलर का। ठीक है बच्चों, तब तक आप क्या करोगे, अपने प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो देखते रहो और नोट्स बनाते रहो। धन्यवाद।